हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। विजन आइस की मंथली मैगजीन आ गई है जो कि जनवरी 2024 की। इसमें अभी तक हमने इसके एक सेक्शन मतलब कि पॉलिटी को कवर किया हुआ है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह आईआर से रिलेटेड है। आईआर के संदर्भ में पढ़ेंगे कि आईआर में जनवरी माह में क्या समसामयिक घटनाक्रम रहा। इसको पढ़ने के पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि इसके मुख्य टॉपिक को जान लेते हैं कि कौन कौन से हैं। पहला आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में गुट निरपेक्ष आंदोलन। दूसरा आता है इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन के बारे में। फिर आता है भारत नेपाल संबंध, भारत नेपाल जल विद्युत सहयोग, भारत रूस संबंध, भारत इटली संबंध, जेनोसाइड कन्वेंशन, ग्लोबल कोऑपरेशन बैरोमीटर 2024 की रिपोर्ट। संक्षिप्त सुर्खियों में आता है अंगोला में ओपेक छोड़ने की घोषणा की है, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के बारे में, हैग एपोस्टल कन्वेंशन 1961 के बारे में, पश्चिम एशियाई देशों में ईरान के जवाबी हमले और उनके क्षेत्र भारत के हितों के प्रभाव में, यूएई इंडिया सीईपीए काउंसिल, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपके प्रमुख मेजर टॉपिक है आईआर के संदर्भ में। आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम के चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन करें, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त होगी। चलिए तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक की शुरुआत को। हमारा पहला टॉपिक आता है गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संदर्भ में सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि को जानते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। इसकी शुरुआत 1955 में बॉन्डिंग इंडोनेशिया में आयोजित एशिया अफ्रीका सम्मेलन में मानी जाती है। इसके बारे में इसके गठन को देखा जाए तो यह शीत युद्ध के चरम दौर के समय में अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और दुनिया के अन्य क्षेत्रों के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किया गया था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत से, वो सुकर्णो इंडोनेशिया से, जोसेफ ब्रोज टीटो यूगोस्लोवालिया से, गमाल अब्देल नासिर मिस्र से, क्वामे नक्रुमा घाना से जैसे नेताओं ने नेम के गठन की प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभाई थी, जो आगे चलकर सभी नेतागण नेम के संस्थापक सदस्य बने थे। इनके गठन के पीछे यह विचार यह था कि ये दो गुटों, सैन्य गुटों जिसमें अमेरिका के अधीन नाटो और सोवियत संघ के अधीन वार्सा में से किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। इनके सिद्धांत के संदर्भ में देखा जाए तो इन्होंने बांडुंग सम्मेलन के दौरान घोषित बांडुंग के 10 सिद्धांतों के बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन के मुख्य लक्ष्य एवं सिद्धांतों को अपनाया गया हुआ था, इसके संदर्भ में आता है। चलिए तो इसके प्रमुख सिद्धांतों को जान लेते हैं। सिद्धांत को जानने के साथ ही पहले नंबर पर तो जान लेते हैं कि हाल ही में गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन युगांडा के कपाला में आयोजित हुआ है। इनके सिद्धांतों के संदर्भ में जाने कि यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करना है। दूसरा है सभी 6 देशों में संप्रभुता, समानता और क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करना। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में शांतिपूर्ण समाधान करना। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत आत्मरक्षा के अधिकारों का सम्मान करना, देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, संवाद के माध्यम से बहुपक्षपात और सहयोग को बढ़ावा देना है। इससे संबंधित तथ्यों में आता है सबसे पहले कि ये जो सम्मेलन हुआ है तो सम्मेलन की थीम क्या रही है। इसकी थीम जो थी वह साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग में वृद्धि करना इसकी थीम रही है। इस शिखर सम्मेलन में कंपाला घोषणा पत्र को अपनाया गया है। कंपाला घोषणा पत्र को अपनाया गया, जिस घोषणा पत्र के तहत कहा गया कि यह सदस्य देशों में संयुक्त राष्ट्र के प्राथमिक बहुपक्षीय संगठन के रूप में मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सदस्य देशों ने सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 और अदिस अबाबा एक्शन एजेंडा को साकार करने हेतु संयुक्त प्रयास में सहमति की हुई है, जिसमें अदिस अबाबा एक्शन एजेंडा सतत विकास के लिए वित्त पोषण के लिए एक वैश्विक ढांचा प्रदान करता है, जिसके तहत यह एजेंडा सभी प्रकार के वित्त पोषण प्रवाह और नीतियों को आर्थिक और सामाजिक पर्यावरणीय प्राथमिकताओं के बाद संरेखित करता है, जिसमें सदस्य देशों ने गाजा पट्टी पर अवैध इजरायल सैन्य आक्रमण की कड़ी निंदा की और साथ ही तत्काल और स्थायी मानवतावादी युद्ध विराम का आह्वान भी किया हुआ है, जिसमें साउथ सूडान 121वें सदस्य के रूप में नया सदस्य शामिल हुआ है। तो ये गुट निरपेक्षता के संदर्भ में एक कंपाला में, युगांडा के कंपाला में यह सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसके संदर्भ में प्रमुख तथ्य रहे हैं कि इस सम्मेलन में क्या क्या घोषणाएं की गई उनके संदर्भ में रहा। और इसके साथ ही यह कब आयोजित, इसकी शुरुआत कब हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी 1955 में, जिसका गठन कब हुआ था, शीत युद्ध के दौरान। अभी वर्तमान में इसका कौन सा शिखर सम्मेलन हुआ है, 19वां शिखर सम्मेलन हुआ है, जिसकी विषय थीम क्या रही है, साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग करना है। गुट निरपेक्षता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बी के मेनन ने 1953 में संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषण में प्रयोग किया था और इस शब्द को बाद में भारत के प्रधानमंत्री ने लोकप्रिय बनाया हुआ था। तो ये गुट निरपेक्षता शब्द को लेकर ये प्रमुख शब्द है।
फिर आता है आपके संदर्भ में इसके कि 1961 में इसका पहला सम्मेलन बेलग्रेड में आयोजित हुआ था। इसका गठन तो कर दिया गया था। कब हुआ था इसका गठन? हुआ था 1955 में, लेकिन 1961 में इसका पहला सम्मेलन हुआ जिसमें बेलग्रेड जो सर्बिया की राजधानी है। इसकी सदस्यता में भारत सहित 121 देश हैं, जिसमें 121वां नया देश कौन सा बनाया गया? साउथ सूडान को नया देश बनाया गया है, जिसमें 121 में अफ्रीका के 54 देश, एशिया के 39, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के 26 और यूरोप के 2 देश इसके अंतर्गत शामिल है। तो ये प्रमुख महाद्वीपों के अलग अलग देशों के बारे में है, जिसमें 18 देश और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन नेम के पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करते हैं। नेम की नीति में पंचशील के 5 सिद्धांतों पर आधारित है और ये सिद्धांत तो जब गठित किए गए थे जब 1954 में भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन के संदर्भ में इन पर हस्ताक्षर किए गए थे। और यह गुटनिरपेक्ष आंदोलन के पास कोई अनौपचारिक संस्थापक चार्टर या संधि नहीं है, साथ ही इसका कोई सचिवालय भी नहीं है। अब चलिए जानते हैं इसकी वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है। इसके संदर्भ में पहला आता है कि संयुक्त राष्ट्र ने सुधार और उसके लोकतांत्रिकरण के संदर्भ में नियम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार में तेजी लाने की वकालत करता है। इससे यह संयुक्त राष्ट्र अधिक लोकतांत्रिक, पारदर्शी और प्रातिनिधिक अंग बन सकेगा। संप्रभुता की रक्षा होगी। विदेश नीति एक अभिन्न अंग बनेगी जिसमें भारत जैसे कई विकासशील देश अभी भी नियम नीति का पालन करते हैं, क्योंकि नियम में विदेश नीति के कार्यवाही की स्वतंत्रता निहित है। एकजुट करने वाली शक्ति है जो कि छोटे और विकासशील देशों के उपनिवेशीकरण व साम्राज्यवाद को रोकने के लिए नियम अभी भी एक शक्ति के उपाय के रूप में लागू होगा। दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए मंच प्रदान करता है। बहुपक्षवाद और वैश्विक शांति को बढ़ावा देता है, जिसमें नियम बहुपक्षवाद, कूटनीति, शांतिपूर्ण सहिष्णुता के सिद्धांतों का समर्थन करता है, जिसमें नियम द्वारा संयुक्त राष्ट्र को लोकतांत्रिक बनाने की वकालत करना और इजरायल के युद्ध की निंदा करना इसका प्रमाण रहा है। सक्रिय गुटनिरपेक्षता की अवधारणा का बढ़ता महत्व, जिसमें यह निष्क्रिय तटस्थता की बजाय एक सक्रिय दृष्टिकोण समाहित है, जिसका उद्देश्य समस्याओं को हल करना और संकटग्रस्त विश्व के लिए एक अत्यंत आवश्यक समाधान खोजना है, इसके संदर्भ में आता है। चलिए तो नेम के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं उनके संदर्भ में जानते हैं कि नेम विश्व व्यवस्था में द्विपक्ष ध्रुवीय से अधिक जटिल और बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था में परिवर्तित हो रही है। QUAD जैसी बहुपक्षीय साझेदारियों के रूप में गठबंधन विकसित हो रहे हैं। क्वाड जो है वह जिसका मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जो कि भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत का एक अनौपचारिक रणनीतिक फोरम है, जिसमें I2U2 भारत, इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक साझेदारी है, जिसमें कई सदस्य देश जो कि समाजवाद और राज्य नियंत्रण के विचारों का समर्थन करते हैं और अमेरिका पर निर्भर है। आसियान, एससीओ और ब्रिक्स जैसे क्षेत्रीय संगठन विशिष्ट क्षेत्रीय चुनौतियों का अधिक प्रभावी ढंग से समाधान करते हैं, जिसमें जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा और महामारी जैसे उभरते मुद्दे शामिल होते हैं। नेतृत्व की कमी, आंतरिक असहमति और वैश्विक मुद्दों पर स्पष्ट रुख अपनाने में विफलता होती है और एक से अधिक गुटों के साथ गठबंधन का दृष्टिकोण समकालीन भू राजनीतिक परिदृश्य के लिए अधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, इसके संदर्भ में आता है। गुटनिरपेक्षता बनाम तटस्थता के संदर्भ में देखा जाए तो गुटनिरपेक्षता एक राजनीतिक अवधारणा है। इसके विपरीत तटस्थता एक कानूनी अवधारणा होती है। गुटनिरपेक्षता किसी राज्य के संविधान में नहीं लिखी गई और तटस्थता राज्य की नीति की एक स्थायी गुण हो सकता है। गुटनिरपेक्षता वैश्विक मामलों में सक्रिय भूमिका पर जोर देता है, साथ ही यह सभी देशों के साथ मित्रता और सहयोग को भी बढ़ावा देता है, इसलिए यह एक सकारात्मक अवधारणा है। तटस्थता का अर्थ होता है कि गैर भागीदारी, जरूरी नहीं कि इसमें ऐसे सकारात्मक संबंधों को शामिल किया जाए। अब आता है इसमें नेम के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें निष्कर्ष के तौर पर समझाता है कि नेम को स्वयं को पुनर्परिभाषित करने और समकालीन विश्व व्यवस्था में अपने उद्देश्यों के नवाचारी परिवर्तन लाने की आवश्यकता होती है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन तब तक प्रासंगिक बना रहेगा जब तक कि विश्व में शोषण, युद्ध, भूखमरी, गरीबी और रोग व्याप्त है, इसके संदर्भ में इसको निष्कर्ष के तौर पर समझा जाता है। नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन के बारे में, कि हाल ही में IFC-IOR ने अरब सागर में हाईजैक किए गए माल्टा के जहाज MV रोएन की मदद की हुई है। इसका जो विस्तार है इसके बारे में आपको दिसंबर 2023 का जो आर्टिकल 4.3 है आप उससे पढ़ सकते हैं। इसका लेक्चर उसमें दिया गया है। IR के संदर्भ में इसका सेकंड लेक्चर है दिसंबर का, तो इसको आप देखेंगे तो आपको और स्पष्टता ये समझ में आ जाएगा। चलिए तो IFC-IOR के बारे में जानते हैं, जिसका स्थापना 2018 में हुई थी। यह सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र में स्थित है, जिसकी मेजबानी भारतीय नौसेना के द्वारा की जाती है। इसकी स्थापना जो है वह 2014 में की गई थी, जो कि गुरुग्राम में स्थित है और भारत के 26/11 हमले के तुरंत बाद IMEC की स्थापना के लिए हिंद महासागर में देशों के साथ लाया गया था।
जिसमें IMAC को भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल में संयुक्त रूप से प्रशासित किया जाता है, जिसका उद्देश्य व्हाइट शिपिंग समझौते का उपयोग करके एक साझे सुसंगत समृद्धि समुद्री स्थिति परिदृश्य का निर्माण करके क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना होता है। व्हाइट शिपिंग समझौते के तहत वाणिज्य असैन्य व्यापारी जहाज़ों के बारे में जानकारी साझा करता है। कवर किए गए क्षेत्रों के अंतर्गत आता है विभिन्न महासागर क्षेत्र और निकटवर्ती समुद्री क्षेत्र का होना। 25 देशों में 67 लिंकेज स्थापित किए गए हैं, जिसका उद्देश्य सभी के कल्याण की दिशा में शांतिपूर्ण स्थिर और समृद्ध क्षेत्र के ग्लोबल कॉमन्स को सुरक्षित रखना होता है। IFC-IOR में 12 साझेदार देशों के इंटरनेशनल लाइजन अधिकारी तैनात रहते हैं, जिसका उद्देश्य बेहतर सहयोग करना, प्रासंगिक सूचना तैयार करना और समय पर सूचना संबंधी इनपुट प्रदान करना है। जिसमें 12 साझेदार देश हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, जापान, मालदीव, मॉरिशस, म्यांमार, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका आते हैं। जिसमें 4 सेक्टर आते हैं, जिसमें गिनी की खाड़ी, अदन की खाड़ी, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण पूर्व एशिया है। मैरीटाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग वर्कशॉप के अंतर्गत यह IFC-IOR एक प्रमुख मंच होता है, जो कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में आयोजित करता है, जिसमें बड़ी संख्या में देशों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। नेक्स्ट आता है IFC-IOR के महत्व के बारे में कि यह जो क्षेत्र है भारत के क्षेत्र की सभी के लिए सुरक्षा और विकास पहल से निर्धारित विजन के अनुरूप हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और रक्षा को बढ़ावा देता है। यह पायरेसी और समुद्री डकैती, प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी, गैर कानूनी, अनुसूचित और अविनियमित मत्स्य की अनियमित मानव प्रवास आदि पर नजर रखने में सहायक है। यह सूचना के प्रसार हेतु लॉजिस्टिक और नौकरशाही प्रक्रियाओं को कम करने में सहायक है। यह क्षमता निर्माण, आपदा राहत में समन्वय और सबमरीन की सुरक्षा से संबंधित जानकारी साझा करने में सहायक है। यह मासिक मौसम पूर्वानुमान और मौसम संबंधी चेतावनियां भी जारी करता है, इसके संदर्भ में आता है। IFC-IOR भारत के विदेशी संबंधों को कैसे मजबूत करता है, उनके संदर्भ में देखा जाए तो पहले नंबर पर आता है रणनीतिक साझेदारी। रणनीतिक साझेदारी जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस आदि ने अपने अंतर्राष्ट्रीय लाइजन अधिकारियों को गुरुग्राम स्थित क्षेत्र में तैनात किया हुआ है। पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने के संदर्भ में यह कार्य सूचना साझाकरण ढांचे के माध्यम से किया जाता है, जिसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो श्रीलंका के तटीय निगरानी रडारों को IFC-IOR में एकीकृत किया जा रहा है। क्षेत्रीय सहयोग के संदर्भ में IFC-IOR समुद्री सुरक्षा से संबंधित सूचना के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाकर क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दे रहा है, जिसमें भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और सेशेल्स में 32 तटीय निगरानी रडार स्टेशन विकसित कर रहा है और ये सभी IFC-IOR को डेटा प्रदान करेंगे। IFC-IOR के समक्ष कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों के संदर्भ में देखा जाए तो पहली आती है जानकारी साझा करने में चुनौतियां, जिनके मानकीकरण, डुप्लीकेट प्रयासों और अलग अलग संगठनात्मक स्वरूपों से जुड़े मुद्दे आते हैं। डेटा संलयन और विश्लेषण होता है, जिसमें सदस्य देशों में क्षेत्रों में बाहर के प्रभाव को काबू करने और घरेलू राजनीतिक प्रेरणाओं को संबोधित करने के लिए सूचना की समझ विकसित करने में कठिनाई होती है। विश्वास और समन्वय से संबंधित मुद्दे में देखा जाए तो बहुपक्षीय सहयोग को अक्सर प्रतिबंधित समन्वयदारी का सामना करना पड़ता है। साथ ही डेटा को समान रूप से साझा करने की अनिच्छा से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को भी झेलना पड़ता है। आगे की राय में देखा जाए तो इसमें पहला आता है पारस्परिक तैनाती का होना, समन्वय और मानकीकरण को सक्षम बनाना, निरंतर विस्तार होना, उन्नत समुद्री निगरानी के संदर्भ में ये प्रमुख प्रावधान आते हैं। नेक्स्ट आता है भारत नेपाल संबंध के बारे में कि हाल ही में 7वीं भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक काठमांडू में आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान भारत और नेपाल ने अनेक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे संबंधित अन्य तथ्य को देखा जाए तो भारत नेपाल संयुक्त आयोग की जो स्थापना है वह सर्वप्रथम 1987 में इसकी स्थापना की गई थी, जिसे द्विपक्षीय साझेदारी समीक्षा करने के लिए दोनों देशों के विदेशी मंत्रियों हेतु एक साझा मंच के रूप में कार्य करता है। भारत नेपाल के बीच हस्ताक्षरित मुख्य समझौते में निम्नलिखित शामिल है। पहला तो आता है कि दोनों देश से नवीनीकरणीय ऊर्जा के विकास में सहयोग करेंगे। दूसरा आता है कि नेपाल अपने 10 वर्षों तक भारत को 10,000 मेगावाट पनबिजली का निर्यात करेगा। और तीसरा आता है कि इसरो अपने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान से नेपाल के मुनाल उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा। 1950 में हस्ताक्षरित भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि दोनों देशों के बीच संबंधों का आधार होता है और यह संधि दोनों देशों के बीच खुली सीमा व लोगों के मध्य नातेदारी और संस्कृति के घनिष्ठ संबंधों को प्रदर्शित करती है। तो यह भारत नेपाल संबंधों के बीच में है। चलिए तो जानते हैं भारत नेपाल के बीच सहयोग के क्षेत्र के बारे में। पहले नंबर पर आता है व्यापार और विकास में। व्यापार और विकास में पहले नंबर पर व्यापार और निवेश है, जो कि भारत नेपाल का एक प्रमुख विकास भागीदार है।
भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश भी है और इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत भी है। दोनों देशों के बीच व्यापार घाटा भारत के पक्ष में और इसी के साथ वित्त वर्ष 2019-20 में द्विपक्षीय व्यापार 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया था। कनेक्टिविटी और विकास साझेदारी में देखा जाए तो भारत सीमा अवसंरचना के विकास में नेपाल की मदद करता है। भारत द्वारा यह कार्य सड़कों पर सुधार करने, सीमा पार रेल संपर्क का विकास करने और समग्र आर्थिक सहायता में वृद्धि करने में यह के माध्यम से होता है। भारत में नेपाल के 3 प्रमुख ट्रांसमिशन गलियारों को वित्त पोषित करने के लिए 680 मिलियन डॉलर की ऋण सहायता प्रदान की है, जिसमें भेरी गलियारा, निजगढ़ इनावरुवा गलियारा, गंडक नेपालगंज गलियारा आता है। और 2023 में भारत के रूपीडिहा और नेपाल के नेपालगंज में ट्विन इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट स्थापित किए हैं और जून 2023 में पारगमन की संशोधित संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं और यह नेपाल को भारत के अंतर्देशीय जलमार्गों तक पहुंच प्रदान करेगी। राजनीतिक और सुरक्षा के संदर्भ में देखा जाए तो राजनीतिक सहयोग होता है, जो कि दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय यात्राएं आयोजित करता है और भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत नेपाल भारत का प्राथमिकता वाला भागीदार देश है। दूसरा आता है रक्षा सहयोग होता है, जिसमें गोरखा रेजिमेंट में नेपाली सैनिकों की भर्ती की जाती है। बहुपक्षीय सहयोग होता है, जिसमें BBIN, बिम्स्टेक और गुट निरपेक्ष आंदोलन, सार्क आदि पंचों का सहयोग है और नेपाल भी भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया है। ऊर्जा के संदर्भ में देखा जाए तो भारत नेपाल के बीच 1971 में विद्युत विनिमय समझौता हुआ है, जिसका उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करना है और वर्ष 2023 में भारत के माध्यम से नेपाल से बांग्लादेश तक 40 मेगावाट की बिजली के पहले त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार में भारत ने सहमति व्यक्त की हुई है। अन्य क्षेत्रों के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें संस्कृति के संदर्भ में विशेष रूप से दोनों देशों में सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों के बीच गहरा जुड़ाव है। स्वदेश दर्शन योजना में बौद्ध और रामायण सर्किट जैसे घटक हैं। ये घटक नेपाल के लुम्बिनी और जनकपुर जैसे धार्मिक शहरों को भारत में जोड़ते हैं। आपदा प्रबंधन में नेपाल ने 2015 में भूकंप के तुरंत बाद भारत में सबसे पहले नेपाल की मदद की थी और भारत ने नेपाल की सहायता के लिए ऑपरेशन मैत्री को संचालित किया हुआ था। भारत नेपाल संबंधों की प्रमुख चुनौतियों के बारे में देखा जाए तो पहले नंबर पर आता है सीमा विवाद। नेपाल सरकार ने 2020 में एक नया राजनीतिक मानचित्र प्रकाशित किया है। इस मानचित्र में 3 भारतीय क्षेत्रों में लिम्पिया, धूरा, काला पानी, लिपुलेख को भारत के राज्य क्षेत्र में दर्शाया गया है। इसके बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में अत्यधिक तनाव उत्पन्न हो गया है। दूसरा आता है चीन का प्रभाव। चीन ने अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नीति के अधीन चल रही परियोजनाओं के माध्यम से नेपाल के साथ अपनी आर्थिक भागीदारी में वृद्धि की हुई है और इसमें नेपाल की राजनीति में चीनी हस्तक्षेप के लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। विश्वास में कमी का होना कि भारत द्वारा निर्माणाधीन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की गति और नेपाल की राजनीति में भारत के हस्तक्षेप को कथित धारणा के कारण दोनों देशों में विश्वास की कमी है। सुरक्षा संबंधी मुद्दे, गोरखा संबंधी मुद्दे, शांति और मित्रता की संधि 1950 में यह एक इतिहास के केंद्र में रही, जिसमें संधि तनावग्रस्त नेपाल भारत संबंधों के इतिहास के केंद्र में रही है, जो कि वर्तमान समय के अनुरूप घोषित नहीं है। आगे की राय में देखा जाए तो सीमा विवाद जैसे विवादास्पद मुद्दों पर चर्चा के लिए एक द्विपक्षीय तंत्र की आवश्यकता होती है, जिसके लिए भारत बांग्लादेश के बीच सीमा विवाद समाधान का एक आदर्श के रूप में कार्य करता है। BBIN, बिम्स्टेक, सार्क जैसे बहुपक्षीय मंचों का उपयोग जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे साझा हितों की पूर्ति के लिए किया जाना होता है। नेक्स्ट आता है भारत नेपाल जल विद्युत सहयोग के बारे में कि सुर्खियों में क्यों। हाल ही में नेपाल और भारत ने विद्युत निर्यात से संबंधित इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते में नेपाल ने अपने 10 वर्षों तक भारत को 10,000 मेगावाट पनबिजली का निर्यात करेगा। नेपाल ने भारत की जल विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में देखा जाए तो पहली आती है पश्चिमी सेती और सेती नदी परियोजनाएं, दूसरी आती है कोसी नदी पर सप्तकोसी उच्च बांध परियोजना, तीसरी आती है महाकाली संधि अपर कर्णाली परियोजना, अरुण थर्ड परियोजनाएं आती हैं। फुकोट कर्णाली जल विद्युत परियोजना, जो कि NHPC और VUCL या विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड नेपाल के बीच समझौते के माध्यम से। लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना, जो कि SGVN भारत और नेपाल के निवेश के बीच एक समझौते के माध्यम से की गई है। तो इसके अंतर्गत ये प्रमुख परियोजनाएं जल विद्युत परियोजनाएं बताई गई हैं, जो कि कितने मेगावाट की हैं। सेती नदी 6 जो है वह 450 मेगावाट की है, पश्चिमी सेती 750 मेगावाट की, मृगु प्रणाली 1925 मेगावाट की, अपर कर्णाली 900 मेगावाट की, फुकीती कर्णाली 480 मेगावाट की, बूढ़ी गंडक 1200 मेगावाट की, तामाकोसी 650 मेगावाट की,
अरुण 4 आती है 695 मेगावाट की, लोअर अरुण 679 मेगावाट की, तमोल 4 762 मेगावाट की, अपर अरुण 1061 मेगावाट की और अरुण 900 मेगावाट की आती हैं। तो ये प्रमुख जल विद्युत परियोजना है जिसके अंतर्गत ये प्रमुख परियोजनाएं आती हैं। नेक्स्ट आता है आपका कि भारत के लिए सहयोग की महत्व दिखाई गई और नेपाल के लिए सहयोग की महत्व कौन कौन से हैं, एक एक करके जानते हैं। भारत के लिए सहयोग के महत्व के संदर्भ में पहला आता है द्विपक्षीय सहयोग का होना, जैसे जल विद्युत सहयोग भारत नेपाल संबंधों को एक मजबूत स्तंभ होगा। दूसरा आता है ऊर्जा की मांग, जो कि नेपाल की प्रचुर जल संपदा और व्यापक जल विद्युत क्षमता भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करती है। चीन कारक, जिसमें जल विद्युत सहयोग से भारत को चीन के भू राजनीतिक प्रभाव को कम करने और नेपाल में भारत की उपस्थिति को मजबूत करने में मदद मिलती है। नेपाल के लिए सहयोग के महत्व को देखा जाए तो इसमें तकनीकी विशेषज्ञता होती है, जो कि भारत के साथ सहयोग जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण और प्रबंधन में नेपाल को तकनीकी विशेषज्ञता व अनुभव तक पहुंच प्रदान करती है। अवसंरचना विकास के संदर्भ में भारत के निवेश करने और नेपाल में आवश्यक अवसंरचना के निर्माण में मदद करता है। निर्यात राजस्व में देखा जाए तो भारत को अधिशेष विद्युत का निर्यात करना नेपाल के लिए राजस्व का स्रोत बन सकता है। अब आता है जल विद्युत के विकास में चिंता के मुख्य बिंदु के तौर पर पहले आता है प्राकृतिक बाधाएं होना, जो कि नाजुक भूविज्ञानिक विशेषताएं और अपर्याप्त जल विज्ञान डेटा, नदियों के नेपाल में नदियों की उच्च तलछट जमाव और हिमनदीय गात की उपस्थिति होती है। अवसंरचना का अभाव होता है। चीन से संबंधित चिंताएं, गिरिश तक तीसरे पक्ष की पहुंच के लिए नीति और विनामिकी तंत्र का अभाव होना, जल साझाकरण से जुड़े मुद्दे इसके अंतर्गत आते हैं, जो कि बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाओं के साथ साथ डाउन स्ट्रीम जल के उपयोग और बाढ़ नियंत्रण आदि का मुद्दा उठाया जाता है। आगे की राह में देखा जाए तो इसमें लचीला और प्रभावी बुनियादी ढांचा होता है। दीर्घकालिक सहयोग के रूप में जल विद्युत होता है। अधिक कवरेज दिया जाता है, जो कि भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान BBIN मंच के माध्यम से परियोजनाओं को अन्य क्षेत्रीय भागीदारों तक बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है भारत रूस संबंध के बारे में। हाल ही में दिसंबर 2023 में भारत के विदेश मंत्री ने रूस की आधिकारिक यात्रा की और इस दौरान भारत और रूस में 3 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें प्रोटोकॉल ऑन कंसल्टेशन नामक दस्तावेज में से एक है। चलिए तो इनके एक इतिहास को जान लेते हैं। भारत रूस संबंधों की प्रमुख घटनाक्रम को कि सबसे पहले 1947 में राजनयिक संबंधों की स्थापना की गई। इसके बाद 1975 में भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट सोवियत संघ के सोयुज प्रक्षेपण यान को प्रक्षेपित किया गया। 1988 में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र समझौता हुआ। 1993 में मैत्री और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद 2000 में भारत रूस रणनीतिक साझेदारी पर घोषणा की गई, जो कि वार्षिक शिखर सम्मेलन की शुरुआत की गई। 2010 में विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की गई और इसके बाद 2021 में भारत रूस 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद आयोजित हुआ था। तो इसके संदर्भ में भारत रूस की प्रमुख घटनाएं और इतिहास रहा है, जो कि एक दूसरे का 1947 से 2021 तक के क्रम को दर्शाता है। और हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने रूस की आधिकारिक यात्रा की, जिसके संदर्भ में 3 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें एक दस्तावेज है प्रोटोकॉल ऑन कंसल्टेंस नामक दस्तावेज के संदर्भ में आता है। इसके अंतर्गत अन्य तथ्यों को देखा जाए तो यह प्रोटोकॉल सैन्य और आर्थिक सहयोग, ऊर्जा व्यापार, कनेक्टिविटी, लोगों की पारस्परिक संपर्क आदि को प्रगति को बढ़ावा देता है। यह प्रोटोकॉल अवधि 4 वर्ष 2024 से 2028 तक है और इस दौरान भारत रूस कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से संबंधित 2 अन्य दस्तावेजों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अलावा दोनों देशों में फार्मास्यूटिकल्स और स्वास्थ्य देखभाल से सहयोग पर एक समझौते ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। भारत और रूस के बीच लंबे समय से चली आ रही समय परीक्षित भागीदारी बहुपक्षवाद एवं वैश्विक शांति व समृद्धि के साझा हितों से प्रेरित होना है। भारत रूस सहयोग के प्रमुख क्षेत्र एवं इसके महत्व को देखा जाए तो इसमें आता है पहले नंबर पर रक्षा और सुरक्षा सहयोग का होना, जो कि रूस भारतीय सशस्त्र बलों के रक्षा उपकरणों का एक आपूर्ति करता है, जिसमें दोनों देशों के उन्नत रक्षा उपकरणों के संयुक्त अनुसंधान, विकास, उत्पादन से संलग्न है। उदाहरण के लिए ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली का होना। द्विपक्षीय परियोजनाओं में S-400 की आपूर्ति, T-9T टैंकों, Su-30 MKI, सुखोई 30 MKI का लाइसेंस प्राप्त उत्पादन, भारत में AK आकाश 203 राइफलों का उत्पादन और ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन इसके संदर्भ में आता है। और इंद्र नामक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास दोनों देशों की तीनों सेनाएं भाग लेती हैं। अंतर्राष्ट्रीय या बहुपक्षीय सहयोग में देखा जाए तो रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन करता है। व्यापार और आर्थिक
सहयोग में वित्त वर्ष 2021-22 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दिन $13.2 बिलियन था, जो कि 2025 के लिए दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य $30 बिलियन निर्धारित किया गया। सहयोग के अन्य क्षेत्रों को देखा जाए तो परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में आप्रसार के संबंध में भारत में त्रुटिहीन रिकॉर्ड ने परमाणु ऊर्जा शांतिपूर्ण उपयोग की वह साझेदारी को व्यक्त मजबूत किया है। अंतरिक्ष सहयोग में रूस ने शुरुआती दिनों में भारत के अंतरिक्ष सहयोग को समर्थन किया है, जिसमें सोवियत संघ ने 1975 में भारत के प्रथम मानव रहित उपग्रह आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया और वर्तमान में भी रूस द्वारा भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान का समर्थन किया जा रहा है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देखा जाए तो इसमें भारत और रूस के संबंध आधारभूत विज्ञान के साथ साथ विश्वविद्यालयों के रूसी भारतीय नेटवर्क, आर्कटिक व अंटार्कटिक अनुसंधान आदि क्षेत्रों पर विस्तारित है। इसके संदर्भ में आता है। भारत रूस संबंधों के समक्ष चुनौतियों को देखा जाए तो पहले नंबर पर आती है रक्षा संबंधी चुनौतियां, जो भारत को रक्षा आधुनिकीकरण विविधीकरण कार्डसा, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2017 में से अधिनियमित किया था, और यह 3 देशों जिसमें रूस, ईरान, नॉर्थ कोरिया इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रेरित किया था, और इसके अधिनियमों में प्रतिबंधों के माध्यम से अमेरिका के विरोधियों को प्रतिसंतुलित करने के अधिनियम के नाम से जाना जाता है, और यह तीनों देशों से व्यापारिक संबंध रखने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है। जैसे उदाहरण के तौर पर भारत को रूस से S-400 वायु रक्षा प्रणाली की खरीद कर कार्डसा प्रतिबंधों को चेतावनी दी गई है। इसके तहत संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिबंधों को बचने के लिए रूस ने अपनी रक्षा आपूर्ति को कम करने की आवश्यकता है। बदलती विश्व अर्थव्यवस्था में देखा जाए तो विश्व व्यवस्था में संयुक्त राज्य अमेरिका चीन प्रतिद्वंद्विता विश्व व्यवस्था को एक ध्रुवीय विश्व की ओर ले जा रहा है। भूसामरिक हितों का विस्तार होता है। जैसे भारत की एक क्षेत्रीय शक्ति में वैश्विक शक्ति की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसके भूसामरिक हित भी हिंद महासागर और दक्षिण एशिया की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र, यूरेशियाई क्षेत्र, रूस के साथ तनावपूर्ण संबंध रखने वाले देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। पश्चिम की ओर स्वाभाविक झुकाव होता है। आर्थिक चुनौतियां होती हैं, जो कि वर्तमान में दोनों देशों के बीच उच्च व्यापार घाटे की स्थिति को दर्शाती हैं। इसके संदर्भ में आता है। आगे की राय में देखा जाए तो पहला नंबर पर आता है उन्नत हथियारों के संयुक्त विकास और सह उत्पादन के माध्यम से रूस से रक्षा आपूर्ति की आधुनिकीकरण किया जाता है, जिसमें स्पेयर पार्ट्स के संयुक्त निर्माण और रक्षा सहयोग की वृद्धि में पारस्परिक लॉजिस्टिक समर्थन को शामिल किया जाता है। अधिक नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए संयुक्त राष्ट्र और अन्य मंचों जिसमें बहुपक्षपात बहुध्रुवीयता का समर्थन किया जाता है। उच्च व्यापार घाटे के साथ साथ सीमित आर्थिक संबंधों के मुद्दों को दूर करने के लिए दोनों देशों में व्यापार का विविधीकरण किया जाना है, जिसमें 500 रूस ने संभावित निर्यात के लिए 500 उत्पादों की सूची भेजी है, जिसमें यह कदम दोनों देशों के मध्य व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। व्यापार और निवेश संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए निजी क्षेत्रों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है। भी समुद्री गलियारे का परिचालन करता है, जो कि चेन्नई और व्लादिवोस्तोक तक को जोड़ने वाले प्रस्तावित समुद्री मार्ग के परिचालन में लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी में सुधार होगा। द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर सहयोग को व्यापक बनाने के प्रयास किए गए हैं, जो कि वैश्विक शांति और स्थिरता पर साझा सामान्य उत्तरदायित्व के हितों के रूप में सहयोग के नए मंचों में शामिल करना चाहिए। इसके संदर्भ में आता है। नेक्स्ट आता है भारत इटली संबंध के बारे में। भारत इटली संबंधों के संदर्भ में देखा जाए तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत इटली के बीच प्रवासन और आवाजाही समझौते पर मंजूरी दी है, जिससे संभावित लाभ को देखा जाए तो पहला आता है पीपल टू पीपल कॉन्ट्रैक्ट में वृद्धि होना। दूसरा आता है छात्रों, कुशल कामगारों, उद्यमियों और युवा पेशेवरों की आवाजाही को बढ़ावा मिलेगा। और तीसरा आता है दोनों देशों के बीच अनियमित प्रवासन और सहयोग में बढ़ोतरी का होना है। अन्य संबंधित तथ्यों को देखा जाए तो इसमें पहला आता है समझौते से संबंधित प्रमुख प्रावधान का होना, जिसके तहत इटली में शैक्षणिक व्यावसायिक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद भारतीय छात्र 12 महीने तक वहां अस्थायी तौर पर रह सकते हैं। इटली में मौजूदा फ्लो डिक्री के तहत 2023-24-25 के लिए नॉन सीजनल और सीजनल भारतीय कामगारों के लिए कोटा आरक्षित किया है, और यह समझौता 5 साल तक लागू रहता है, जिसमें स्वचालित रूप से क्रमिक अवधि के लिए नवीनीकृत हो जाएगा, जिसमें दोनों पक्षकारों द्वारा किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। भारत और इटली दोनों ही प्राचीन सभ्यताएं हैं, जिसमें मसालों के व्यापार के उपयोग लाने के लिए मार्ग के लिए 2000 वर्षों से अधिक समय में एक दूसरे के साथ संपर्क और व्यापार किए हों। भारत इटली के बीच आधुनिक राजनीतिक संबंध 1947 में स्थापित हुए। सहयोग के अन्य क्षेत्रों को देखा जाए तो इसमें पहले नंबर पर आता है प्रौद्योगिकी, दूसरा आता है अंतरिक्ष क्षेत्र को, तीसरा आता है प्रवासी समुदाय। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एक समझौता 1978 में विद्यमान है, जो कि समझौता इंडिया टेट्रो प्रोग्राम फॉर एडवांस रिसर्च का आधार बना हुआ है। और हाल ही में इटालियन स्पेस एजेंसी और इसरो के प्रमुख ने एक संयुक्त घोषणा पत्र पर भी हस्ताक्षर किए हुए हैं। प्रवासी समुदाय इटली में भारतीय समुदाय
यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा समुदाय है और प्रथम एवं द्वितीय यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड का स्थान आता है। भारत और इटली के बीच संलग्नता के प्रमुख क्षेत्रों को देखा जाए तो पहला आता है राजनीतिक संबंध, जो कि दोनों देशों के बीच राजनीतिक और आधिकारिक यात्राएं नियमित रूप से आयोजित करता है। दूसरा आता है आर्थिक संबंध, जो कि इटली यूरोपीय संघ में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। तीसरा आता है रक्षा संबंध, जो कि भारत और इटली के सैन्य सहयोग समूह दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थापित एक मंच होते हैं। रणनीतिक संबंधों में देखा जाए तो मार्च 2023 में इटली की प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान भारत इटली के बीच संबंधों में रणनीतिक साझेदारी का स्तर बढ़ गया है, जिसके तहत इंडो पैसिफिक क्षेत्र विस्तारित भूमध्य सागर के बीच संबंध को पहचान की गई है। भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाता है, जो इटली भूमध्य सागर के केंद्र स्थित है और इसमें इंडो पैसिफिक की ओर से एक प्राकृतिक पुल के रूप में कार्य करता है। चीन की बेल्ट एंड रोड पहल हटने का इटली का निर्णय रोम और नई दिल्ली के बीच वैश्विक कनेक्टिविटी के साझा लक्ष्यों के अनुरूप होता है। बहुपक्षवाद के संदर्भ में इटली में बासिनार व्यवस्था और ऑस्ट्रेलिया समूह ने भारत के प्रवेश का समर्थन किया है, जिसमें ब्लू रेमन परियोजना एक की सबमरीन केबल प्रणाली के जरिए डिजिटल डेटा के आदान प्रदान में भूमध्य सागर और हिंद महासागर को आपस में कनेक्ट करेगी, जिसमें इटली ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन IMEC, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसे भारत के प्रमुख पहलों का समर्थन किया हुआ है। भारत इटली संबंधों के व्याप्त मुद्दे में देखा जाए तो पहला आता है सीमित व्यापार का होना, जो कि रोमन युग में ऐतिहासिक व्यापारिक संबंध होने के बावजूद भारत और इटली के बीच वर्तमान में व्यापार और निवेश में अपेक्षाकृत कम है। पहले से मौजूद मुद्दों में विश्वास में कमी होना, जिसमें इटालियन मेरियर्स मामला, दूसरा अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला, अवास्तविक गठबंधन 2021, जिसमें भारत इटली जापान त्रिपक्षीय साझेदारी शुरुआत की गई और फिर इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सका। आगे की राय में देखा जाए तो इसमें आर्थिक साझेदारी होती है। यूरोपीय संघ भारत साझेदारी को मजबूत करता है। साझा वैश्विक एजेंडा होता है और व्यंजन संबंधी आदान प्रदान किया जाता है, जिसमें खाद्य उत्सवों और पाक कला कार्यक्रमों के माध्यम से दोनों देशों को पाक विरासत का जश्न मनाना चाहिए और उसे प्रसारित करना चाहिए, इसके संदर्भ में आता है। नेक्स्ट आता है जेनोसाइड कन्वेंशन के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने खिलाफ दायर नरसंहार के केस में अंतरिम फैसला सुनाया गया है। दक्षिण अफ्रीका ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इजराइल पर जेनोसाइड कन्वेंशन का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। इससे संबंधित तथ्यों को देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने दक्षिण अफ्रीका बनाम इजराइल मामले में दक्षिण अफ्रीका ने तर्क दिया था कि जिस तरह से इजराइल गाजा में अपने सैन्य अभियान चला रहा है, उसे जेनोसाइड कन्वेंशन का उल्लंघन हुआ है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा किया गया अस्थायी उपाय आता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया कि इजराइल को गाजा में नरसंहार कृत्यों को रोकने के लिए सभी उपाय करने होंगे। हालांकि इसने युद्ध विराम का आदेश नहीं दिया और न ही इजराइल को अभी तक दोषी बताया है। इसके संदर्भ में आपको बता दें कि पहली बार 1944 में पॉलिस वकील राफेल लेम्किन ने जेनोसाइड शब्द का प्रयोग किया था और यह शब्द होलोकॉस्ट के दौरान नाजी सैनिकों द्वारा यहूदी लोगों के क्रमिक जनसंहार को अभिव्यक्त करने के लिए उपयोग किया गया था। इसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1946 में अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जेनोसाइड को अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया था। तो इसके संदर्भ में ये प्रमुख तथ्य हैं। जेनोसाइड कन्वेंशन के बारे में जानते हैं कि यह कन्वेंशन को आधिकारिक तौर पर नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा पर कन्वेंशन 1948 के नाम से जाना जाता है। इसे पहली बार नरसंहार के अपराध को संहिताबद्ध किया था और यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई पहली मानवाधिकार संधि भी है। नरसंहार की परिभाषा को समझा जाए तो यह नरसंहार में जेनोसाइड कन्वेंशन के अनुच्छेद 2 में इसे परिभाषित किया गया है। इस अनुच्छेद में नरसंहार को किसी राष्ट्रीय, निर्जातीय, नस्लीय, धार्मिक समूह को पूर्ण या आंशिक रूप से समाप्त करने के इरादे से कृत्यों पर परिभाषित किया गया है। इस कन्वेंशन के अनुसार नरसंहार एक अपराध है जो युद्ध और शांति के समय दोनों में हो सकता है। इसकी सदस्यता में 153 सदस्य राष्ट्रों द्वारा अनुमोदित है और भारत ने 1949 में इस संधि पर हस्ताक्षर किया और 1969 में इसका अनुमोदन किया है। इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रों की हिस्सेदारी राष्ट्रों के दायित्व में वे नरसंहार न करें, नरसंहार के अपराधों को रोकने और उन्हें जुड़े हुए समूहों को दंडित करने के उपाय से है। इसमें नरसंहार से संबंधित कानून बनाना और अपराधियों को दंडित करना शामिल होता है। क्षेत्राधिकार के संदर्भ में कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कन्वेंशन की व्याख्या और इसके प्रबंधन से संबंधित मामलों की सुनवाई करता है। और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में देखा जाए तो यह है कन्वेंशन में निर्धारित नरसंहार के अपराध की परिभाषा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर व्यापक रूप से अपनाया गया है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की रोम संविधि में अनुच्छेद 6 में नरसंहार की समान परिभाषा मिलती है। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में और अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा संगठन ने 1946 में इसका आरंभ किया गया था।
इसका मुख्यालय द पीस पैलेस द हेग नीदरलैंड में है। यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। यह संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र ऐसा प्रमुख अंग है जो कि न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। इसकी भूमिका में यह निकाय अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार कानून विवादों का निपटारा करता है और सलाह प्रदान करता है, और इसके निर्णय बाद से जुड़े पक्षकारों पर बाध्यकारी होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के बारे में, जिसकी स्थापना 1998 में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय रोम संधि द्वारा की गई थी, जिसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है, और यह आपराधिक मामलों पर मुकदमा चलाया जाता है और ऐसे अपराधों में नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध, आक्रामकता के अपराध आदि इसमें शामिल होता है। और यहाँ व्यक्तियों पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाता है, जिसमें विश्व के 123 देश शामिल होते हैं, जो कि भारत भी इसका सदस्य देश नहीं है। इसके संदर्भ में ये प्रमुख प्रावधान आते हैं। इसकी संरचना को देखा जाए, आईसीजे में इसमें के 15 सदस्य न्यायिक सदस्य होते हैं और संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद में 9 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं और वर्तमान में भारत में न्यायाधीश कार्यरत हैं। इसकी आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच आती हैं। और इसके क्षेत्राधिकार को देखा जाए तो इसका क्षेत्राधिकार को रोम संधि लागू होने के बाद किए गए अपराधों से होता है, जो कि रोम संधि 1 जुलाई 2002 को लागू की गई थी। इसमें 18 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें 9 वर्षों के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं और ये न्यायाधीश दूसरे कार्यकाल के लिए नहीं चुने जाते हैं, तो ये इनके संदर्भ में आता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी ग्लोबल कोऑपरेशन बैरोमीटर 2024 की रिपोर्ट। विश्व आर्थिक मंच ने मैकिन्से एंड कंपनी के सहयोग से यह रिपोर्ट तैयार की है। चलिए तो जानते हैं विश्व आर्थिक मंच के बारे में, जो कि जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1971 में एक गैर लाभकारी फाउंडेशन के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य एक वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योगों के एजेंडा को आकार देने के लिए समाज के अग्रणी राजनीतिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक तथा अन्य नेताओं को एक मंच पर लाता है, जिसके द्वारा प्रमुख प्रकाशित रिपोर्ट है। पहली आती है द फ्यूचर ऑफ ग्रोथ रिपोर्ट, दूसरी आती है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट और तीसरी आती है द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल फिनटेक टुवर्ड्स रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ आदि इसकी प्रमुख रिपोर्टें आती हैं। यहाँ पर ग्लोबल कोऑपरेशन बैरोमीटर के बारे में जाने कि यह एक वैश्विक नेताओं के ग्लोबल कन्वेंशन के 42 संकेतकों का उपयोग करके 5 स्तंभों में सहयोग की रूपरेखा को बेहतर ढंग से समझने का एक साधन होता है। इन 5 स्तंभों को वैश्विक विकास पर इनके प्रभावों और विश्व के अलग अलग देशों और अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहकारी प्रयासों पर उनकी स्पष्टता, निर्भरता के कारण चुना जाता है। और यह रिपोर्ट 2012 से 2022 तक के सहयोग का मापन करती है, जिसमें व्यवसाय एवं सरकारी हितधारकों को निम्नलिखित में मदद करती है। जिसमें पहली आती है वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के संदर्भ में। अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो यह बढ़ता वैश्विक तापमान, बढ़ता जबरन विस्थापन, महामारी का खतरा तथा नवीन एवं अविनियमित प्रौद्योगिकियों से जुड़े जोखिम होते हैं। नए अवसरों के लाभ उठाने के संदर्भ में इसमें जनरेटिव एआई में वैश्विक अर्थव्यवस्था में $2.6 ट्रिलियन से $4.4 ट्रिलियन का योगदान करने की क्षमता होती है। इसके संदर्भ में आता है। इसके 5 स्तंभ बताए गए हैं, जिसमें पहला आता है व्यापार एवं पूंजी, जो कि वैश्विक विकास और लचीलेपन को बढ़ावा देता है। नवाचार और तकनीक, जो कि नवाचार और फायदेमंद तकनीक में प्रगति में तेजी लाता है। तीसरा आता है जलवायु एवं प्राकृतिक पूंजी, जो कि जलवायु और प्राकृतिक पूंजी संबंधी चुनौतियों के समाधान का समर्थन करता है। स्वास्थ्य एवं कल्याण, जो कि वैश्विक आबादी को दीर्घकालीन एवं बेहतर जीवन जीने के लिए सक्षम बनाता है। शांति और सुरक्षा के संदर्भ में देखा जाए कि यह संघर्षों को रोकने और उनका समाधान करता है। इसके संदर्भ में आता है। रिपोर्ट के वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं। पहला आता है सहयोगात्मक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, प्रबंधन की क्षमताओं को बढ़ावा देना, विविधता लाने में सोचना, अलगाव के बारे में नहीं, नवाचार को बढ़ावा देना, परस्पर निर्भर जलवायु उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सहयोग को बढ़ाना, महामारी के दौरान सहयोग बढ़ाना, सुबेद आबादी के लिए सहायता करना, साइबर सहयोग होना। इसके संदर्भ में ये प्रमुख इसके प्रावधान आते हैं, जो कि इसके उपाय सुझाए गए। वैश्विक सहयोग होती भारत की जो पहले स्टार्ट की गई है, जिसके अंतर्गत पहली पहल आती है समावेशिता के संदर्भ में, जो कि अफ्रीकी संघ को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया और इसे अब तक G20 वैश्विक आबादी के 80% का प्रतिनिधित्व कर रहा है। जलवायु कार्यवाही के संदर्भ में देखा जाए तो हरित विकास संधि घोषणा पत्र जलवायु कार्यवाही के लिए एक रोड मैप तैयार करती है। यह रोड मैप रोजगार और पारिस्थितिकी तंत्र एक दूसरे के पूरक होते हैं, जो खपत के दौरान पर्यावरण का ध्यान रखा गया है। उत्पादन प्रक्रिया को गृह अनुकूल बनाए रखने पर भी बल देता है। महामारी के निपटने के संदर्भ में आता है कि वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के माध्यम से भारत में जरूरतमंद देशों के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं को कोविड वैक्सीन की आपूर्ति की जाती है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिलता है, जो कि भारत के नेतृत्व वाला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल को बढ़ावा देता है। इसके संदर्भ में आता है। अब आती है इससे संबंध में संक्षिप्त सुर्खियाँ। पहली आती है अंगोला ने ओपेक छोड़ने की घोषणा की हुई है।
ओपेक एक अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन है जिसे 1960 में बगदाद सम्मेलन में इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला में स्थापित किया गया था। इसके अन्य सदस्य आते हैं अल्जीरिया, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, लीबिया, नाइजीरिया, कांगो गणराज्य और संयुक्त अरब अमीरात आते हैं। ओपेक के मुख्य उद्देश्यों को देखा जाए तो यह पेट्रोलियम उत्पादों के लिए उचित और स्थिर कीमतें सुनिश्चित करता है, जिसके तहत सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम नीतियों में तालमेल बिठाना और एकीकरण करना है। पेट्रोलियम उत्पादों का उपभोग करने वाले देशों को पेट्रोलियम उत्पादों की दक्षतापूर्वक आवश्यक और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करता है। ओपेक का मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। इसके महत्व को देखा जाए तो इसके सदस्य देशों के पास संचयी रूप से दुनिया के कुल तेल का 80% से अधिक भंडार है, जिसमें कच्चे तेल से आशय हाइड्रोकार्बन के मिश्रण से होता है, जो कि तरल अवस्था में मौजूद होता है। ओपेक प्लस समूह वैश्विक तेल का उत्पादन में 40% का योगदान देते हैं, जिसमें ओपेक प्लस, ओपेक तथा 10 अन्य मुख्य तेल निर्यातक देशों से मिलकर एक बना गठबंधन होता है, जिसमें अन्य देशों में रूस भी शामिल होते हैं। ओपेक कच्चे तेल की कीमतों को कैसे नियंत्रित करता है, इसके संदर्भ में देखा जाए तो तेल की कीमतें मुख्य रूप से मांग और आपूर्ति के सिद्धांतों पर निर्धारित होती हैं। कीमत निर्धारण में मुख्य रूप से स्पॉट सेल प्राइस या फ्यूचर सेल प्राइस का उपयोग किया जाता है, जिसमें तेल की स्पॉट प्राइस तुरंत तेल खरीदने और बेचने की लागत को दर्शाते हैं, और तेल की फ्यूचर प्राइस यानी वायदा कीमत ऐसे अनुबंध होते हैं जिनमें कोई एक पक्ष भविष्य के किसी तिथि पर तय मूल्य पर तेल निश्चित मात्रा की खरीद बिक्री को सहमत होता है, इसके संदर्भ में आता है। और ओपेक तेल की गुणवत्ता के लिए बेंचमार्क के रूप में ब्रेट एंड क्रूड का उपयोग किया जाता है, जिसमें बेस्ट टेक्सॉर्ट्स इंटरमीडिएट कच्चे तेल के लिए एक अन्य प्रमुख बेंचमार्क होता है। नेक्स्ट आता है संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के बारे में कि भारत ने यूएनएससी के सदस्य के रूप में अपने 4 साल का कार्यकाल शुरू किया है, जिसकी स्थापना 1946 में हुई है, और यह वैश्विक सांख्यिकी प्रणाली की एक सर्वोच्च संस्था होती है। इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसमें 24 सदस्य देश हैं, जिनका चयन ECOSOC के द्वारा किया जाता है। यूएनएससी के प्रमुख कार्यों को देखा जाए तो इसमें पहला आता है संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग कार्यों की देखरेख करता है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का एक कार्यात्मक आयोग के रूप में कार्य करता है। यह सदस्य देशों के मुख्य सांख्यिकीविदों को एक साथ लाने का मंच प्रदान करता है, सांख्यिकी मानकों का निर्धारण करता है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर उनका कार्यान्वयन को सुनिश्चित भी करता है। हैग एपोस्टिल कन्वेंशन 1961 के बारे में कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है कि एपोस्टल कन्वेंशन का सदस्य होने के कारण भारत को विदेशी एपोस्टल सत्यापित डॉक्यूमेंट को स्वीकार करना है। हैग एपोस्टल कन्वेंशन 1961 के बारे में, जिसमें पब्लिक डॉक्यूमेंट को विश्व में स्वीकार किए जाने को आसान बना दिया है। इन पब्लिक डॉक्यूमेंट में जन्म, विवाह, मृत्यु, पंजीकरण प्रमाण पत्र, शैक्षणिक दस्तावेज शामिल होते हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्ट करने वाले पक्षकार किसी डॉक्यूमेंट के मूल स्रोत को सत्यापित करने के लिए एस्पोटिल प्रमाण पत्र जारी करते हैं और इन प्रमाण पत्र की मदद से इस डॉक्यूमेंट को विदेश के किसी अन्य कॉन्ट्रैक्ट पक्षकार के समक्ष सत्यापित दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो देश में इस कन्वेंशन के पक्षकार नहीं है, और वहाँ डॉक्यूमेंट के मूल स्रोत वाले देशों में अतिरिक्त सत्यापन एवं जांच की आवश्यकता पड़ती है। पश्चिम एशियाई देशों ने ईरान के जवाबी हमले और उनका क्षेत्र में भारत के हितों पर प्रभाव हुआ है, जिसमें सीरिया, इराक और पाकिस्तान ने ईरान प्रतिशोधपूर्वक पूर्ण हमले पर कर रहा है। ईरान की इस कार्रवाई के कारण करमन प्रांत में हुई एक आतंकवादी घटना के संदर्भ में यह बताया गया है। पश्चिम एशिया में भारत के हित आते हैं, जैसे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, प्रवासी विप्रेषण के संदर्भ में इसके अंतर्गत ही प्रमुख बिंदु आते हैं। वेस्ट एशिया की इसमें स्थिति दिखाई गई है, जो कि सीरिया, इराक, ईरान, पाकिस्तान के संदर्भ में इनको दिखाया गया। नेक्स्ट आता है यूएई इंडिया CEPA काउंसिल के बारे में कि भारत UAE बिजनेस समिट के दौरान यूएई इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट काउंसिल यानी UICCC शुरुआत की गई है। UICCC संयुक्त अरब अमीरात और भारत के व्यापारिक समुदाय के बीच व्यवसाय के सभी स्तरों पर करीबी साझेदारी और मजबूत सहयोग को प्रोत्साहित करता है। UICCC मुख्य रूप से स्टार्टअप, महिला उद्यमियों, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों तथा सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करता है। भारत UAE के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता और वर्ष 2022 में से लागू हुआ था। यह पिछले दशक में भारत द्वारा किसी भी देश में हस्ताक्षरित पहला पूर्ण FTA या मुक्त व्यापार समझौता है, जिसमें वस्तु एवं सेवाओं का व्यापार, रूल्स ऑफ ओरिजिन, सीमा शुल्क सहयोग, विवाद निपटान इसमें शामिल है, जो दोनों देशों के बीच CEPA लागू करने के बाद द्विपक्षीय व्यापार में लगभग 15% की वृद्धि दर्ज की गई है, इसके संदर्भ में आता है। नेक्स्ट आता है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के बारे में कि लंदन स्थित हेनली एंड पार्टनर्स ने हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया है। हेनली एंड पार्टनर्स वास्तुता, नागरिकता और निवास संबंधी मामलों के विश्व स्तरीय सलाहकार फर्म होते हैं।
जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के तहत किसी भी देश में पासपोर्ट इस आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है जो पासपोर्ट धारक बिना किसी पूर्व वीजा के कितने देशों की यात्रा कर सकता है। और इस सूचकांक में 227 गंतव्य और 199 पासपोर्ट शामिल है। और यह रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर आधारित होती है। इसको मुख्य निष्कर्ष के तौर पर समझा जाए तो इस सूचकांक में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में भारत का 80वां स्थान है और भारत के पासपोर्ट में 62 देशों के बिना वीजा लिए यात्रा की जा सकती है। और 2024 में इंडेक्स में फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन पहले नंबर पर आए हुए हैं। आपको बता दें कि भारत और यूएई के संबंधों के संदर्भ में कि यूएई चीन और अमेरिका के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। डेजर्ट ईगल जैसे नियमित सैन्य अभ्यास के जरिए क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग भी स्थापित किया गया। तो यहाँ पर ये आपका आईआर से रिलेटेड टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन करें। धन्यवाद।